नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवब्रत चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं और शीर्षक वर्ण विचार के साथ ही मैं पुनः उपस्थित हुई हूं। इसमें आपने स्वर और व्यंजन दोनों के भेदों को पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी भाषा की और ध्वनियों के बारे में बताएंगे या और भी जो अक्षर वर्णमाला में आते हैं उनके क्या नाम हैं या उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हिंदी की कुछ अन्य ध्वनियों के बारे में जानते हैं। हिंदी की कुछ अन्य ध्वनियाँ। हिंदी में अड़ तथा अढ़ ध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है। ये ध्वनियाँ ड तथा ढ से उच्चारण तथा प्रयोग दोनों दृष्टि से भिन्न है। अड़ तथा अढ़ का प्रयोग केवल शब्द के मध्य तथा अंत में ही किया जाता है। जैसे उदाहरण है सड़क या पढ़ाई। ये मध्य में है, ये भी मध्य में है। आपको बताया गया कि इनका प्रयोग अड़ तथा अढ़ का प्रयोग केवल शब्द के मध्य तथा अंत में ही किया जाता है। पकड़ या बूढ़ा, ये देखिए आप अंत में और इस उदाहरण में आप मध्य में। लेकिन जो ड और ढ है, जो ड और ढ है, इनका प्रयोग जो है शब्द के आरंभ में, मध्य में और अंत में कहीं भी किया जा सकता है। इन अक्षरों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि परिभाषा में ही कहा गया है कि ये शब्द के मध्य या अंत में ही आते हैं। लेकिन ड और ढ इनसे शब्द की भी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि ये शब्द के आरंभ, मध्य, अंत कहीं भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। ड तथा ढ का प्रयोग
शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में कहीं भी किया जा सकता है। जैसे ढोल, गड्ढा, ये चाहे शुरू करिए, चाहे मध्य करिए, चाहे अंत करिए। डिब्बा, डमरू, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। तो ये अंतर जो हिंदी की कुछ अन्य ध्वनियाँ हैं जैसे ड, ढ या अड़, अढ़, इन दोनों ध्वनियों में अंतर आपने जाना कि क्या अंतर होता है। अगला है संयुक्ताक्षर। हम इसके बारे में जानेंगे। हिंदी वर्णमाला के अंत में चार संयुक्ताक्षर लिखे जाते हैं। जो निम्न है। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये चार संयुक्ताक्षर हैं। दो व्यंजनों के मेल से इन्हें बोला और लिखा जाता है। ये संयुक्त अक्षर है कि जो छ, त्रंग, ज्ञ, स्र, ये चार अक्षर हैं। इन्हें दो व्यंजनों को मिला करके, दो व्यंजनों के योग से ही इन्हें बोला और लिखा जाता है। तो किन व्यंजनों के साथ मिला करके इन्हें बनाया जाता है? तो पहला आपका है छ। इसमें क, धन, श बराबर हो गया छ। इसमें आप शब्द बनाएंगे क्षमा या कक्षा आदि। दूसरा है त्र। इसमें आप लिखेंगे त, धन, र बराबर हो गया त्र। इसका उदाहरण हो जाएगा पत्र या त्रिशूल। तीसरा है ज्ञ। ज, धन, इया बराबर ज्ञ। उदाहरण हो जाएगा ज्ञानी या ज्ञानवान। चौथा है स्र। श, धन, र बराबर स्र हो जाएगा। इसका उदाहरण श्रमिक या श्रुतलेख।
ये तो संयुक्ताक्षर हैं और ये किन वर्णों के मेल से बनते हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। पक्का, धक्का आदि। इसमें देखिए क प्लस क कहने का अर्थ है कि जब एक ही वर्ग के दो व्यंजन एक साथ आए, एक स्वर रहित आए और दूसरा स्वर सहित आए, तो उसे हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। र व्यंजन के विभिन्न रूप। र का प्रयोग भी हम दो रूपों में करते हैं, एक रेफ के रूप में और एक पदेन र के रूप में। पदेन र का मतलब जो पैरों में लगाया जाता है, पैर यानी शब्द के पैरों में, यानी नीचे जो लगाया जाता है। तो उसका प्रयोग देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है। र के बाद कोई व्यंजन आए तो, र के बाद कोई व्यंजन आए तो र अगले वर्ण पर रेफ, ये रेफ का निशान है, के रूप में लगाया जाता है। जैसे गर्म। अब इसमें देखिए र, तब इसके बाद म, क्योंकि आपको बताया ही गया है कि र के बाद कोई व्यंजन आए तो र कहाँ लग जाता है? रेफ के रूप में अगले व्यंजन के ऊपर। दूसरा है पदेन र। र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित यानी बिना स्वर के व्यंजन है तो र उसके पैर में लगाया जाता है। जैसे प्रयास या प्रबल। इसमें देखिए र से पहले जो है वो प क्या है? वह स्वर
रहित है। ये पहला जो है ये रेफ र है और दूसरा जो है वो पदेन र है। अगला है वर्ण विच्छेद क्या है। वर्ण आप जान ही गए हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना या अलग करना। वर्णों के ही मेल से शब्द बनते हैं। जब शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय स्वर रहित व्यंजन तथा स्वरों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे कमल शब्द है। अब इसमें आपको बताया गया है कि स्वर रहित व्यंजन और स्वरों को अलग अलग लिखा जाता है। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? क जब हम इसके अंदर से स्वर को निकाल लेंगे या जब क को हम स्वर रहित कर देंगे तो ये निशान लग जाएगा हलंत का और क में आ रहा है स्वर अ। उसी तरह से म भी है, म भी हम स्वर रहित कर देंगे, उसमें भी आ रहा है स्वर अ। अगला उसका वर्ण है ल। ल भी उसी तरह से हम करेंगे, इसमें भी आ रहा है स्वर अ। अब देखिए क अलग हो गया, उसमें स्वर आ आया वो अलग हो गया। म व्यंजन अलग हो गया, उसमें स्वर आया अ वो भी अलग हो गया। और ल व्यंजन भी अलग हो गया, उसमें भी स्वर आ रहा था अ। अब आ आए, छोटी ई आए या बड़ी ई आए, यानी जो भी स्वर आएगा वह उस व्यंजन से अलग करके लिखा जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो होगी वह वर्ण विच्छेद कहलाएगी। तो इस पाठ के अंतर्गत अभी तक हमने सीखा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर के 3 प्रकार होते हैं, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखा जाता है तो उनकी मात्राओं का प्रयोग होता है। वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है वह पंचमा अक्षर कहलाता है। इसके बाद संयुक्ताक्षर के बारे में भी आपको बताया गया कि 2 व्यंजनों के योग से ही, यानी 2 व्यंजनों को एक साथ मिला करके ही संयुक्ताक्षर को बोला और लिखा जाता है। द्वित्व व्यंजन के बारे में आपको बताया गया कि जहाँ 2 व्यंजन आपस में एक साथ मिलते हैं, लेकिन उसमें ये विशेष बातें हैं
कि एक उसमें स्वर रहित होता है और दूसरा जो होता है वह स्वर सहित होता है। र के रूप के बारे में बताया गया कि र का प्रयोग कैसे करते हैं। तो र का प्रयोग हम भाई वैसे देखिए तो 3, एक र के मूल रूप में करते हैं और 2 जो करते हैं एक रेफ के रूप में करते हैं और एक पदेन के रूप में करते हैं। पदेन यानी जब शब्द के पैरों में र का प्रयोग किया जाए। तो आपको ये भी बताया गया। फिर इसके बाद वर्ण विच्छेद के बारे में बताया गया कि वर्ण विच्छेद क्या है। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि शब्द में प्रयुक्त हुए हर वर्णों को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं, यानी व्यंजनों को स्वर रहित बनाते हैं। जो व्यंजन वाले वर्ण होते हैं हम उनमें से जो भी स्वर आया रहता है उसको निकाल देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो यह पाठ वर्ण विचार आपका पूरा हुआ। आप पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। हमने पहले भी आपको बताया है कि यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे पाठ तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया हमारी होगी, यानी शब्द का निर्माण हम कैसे करेंगे, वो तब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप वर्ण को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। तो आप अपनी किताब से वीडियो के साथ साथ किताब का भी अध्ययन करिए। किताब खोले रखिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और पाठ को अपने बेहतर तरीके से समझने का प्रयत्न कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।